अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। किसान बिल की मुखालफत पूरे मुल्क में बढ़ती जा रही है। पूरे मुल्क का किसान आंदोलन करने पर आमादा हो गया है। हुकूमत ने जो बिल पास किए हैं उसकी गहराई तक जानने के लिए और उस बिल से आम आवाम को कितनी मुतासिर होगी, इस बात को समझने के लिए शाहिद अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इस वीडियो को देखना ज़रूरी होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज के हालात में और जो आज देश के अंदर हो रहा है। दरअसल भारत की सरकार ने एक किसान बिल लागू किया है। वो किसान बिल आमतौर से ये समझा जा रहा है कि वो सिर्फ किसानों से रिलेटेड है, बाकी से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या बाकी का उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े अफसोस की बात यह है कि जितने भी लोग इस किसान बिल की मुखालफत कर रहे हैं या किसान बिल के फेवर में बोल रहे हैं या अपनी राय दे रहे हैं, जो इसकी मेन चीज़ें हैं किसान बिल की, उनको जनता के सामने नहीं लेकर आ रहे, जनता की अदालत में नहीं लेके जा रहे हैं। ये किसान बिल आखिर ऐसा इसके अंदर क्या है कि पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया है? आखिर इस बिल के अंदर ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर अप्रोर हो रहा है? और इतना इसमें आखिर क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम इस किसान बिल पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब माननीय मोदी जी ने यह कहा कि हम किसान बिल पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें अमित शाह जी की याद आई जब उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ कहा था कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपसे तवक्को करता है और आपका कोई भी निर्णय देश के 130 या 135 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला है। तो अगर आपसे ये तवक्को की जाती है, आपसे ये कहा जाता है कि इस किसान बिल के बारे में आप चर्चा तो कर लीजिए, इस किसान बिल के अंदर जो प्रावधान रखे हैं वो अच्छे प्रावधान हैं या बुरे प्रावधान हैं, आप उनके बारे में एक बार सोच तो लीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर तैयार नहीं है। दोस्तों, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरा एक बार शेयर कर लें। आप शेयर करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, और चूंकि ये बात एक ऐसा सब्जेक्ट है, अहम सब्जेक्ट है, पूरे मुल्क को प्रभावित करने वाला है, 130 और 135 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला है, चाहे धर्म कोई सा भी हो, किसी का भी, जाति कोई सी भी हो, सबको प्रभावित करने वाला है। तो किसान बिल क्या है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा, और किसान बिल के क्या परिणाम या दुष्परिणाम होंगे, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि इसको शेयर करते रहें। जितना आप लोग इसको शेयर करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं चर्चा के लिए हर तरह से चर्चा के लिए तैयार हूं। ये जो किसान बिल बनाया है, इस किसान बिल को बनाने के लिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहले की सरकारों ने भी कोशिश की कि इस तरह के किसान बिल आए। आज ये किसान बिल आया है, तो इस पर आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? और इस किसान बिल के अंदर जो मेन चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आखिर देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है? ना तो सरकार बता रही है और ना जो विपक्षी पार्टियां वो बता रही हैं। जो किसान आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं उनको भी शायद नहीं पता है, ना बताया जा रहा है। एक चीज़ बताई जा रही है कि साहब मंडी खत्म हो जाएगी, तो मंडी खत्म होने के पीछे कांग्रेस के अपने लॉजिक्स हैं कि साहब मंडी क्यों खत्म होंगी जिस पर इतना पैसा लगाया गया है।
दूसरे लोगों की अपनी अलग लॉजिक है कि साहब मंडी खत्म होंगी इसलिए क्योंकि वो किसानों का शोषण करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूं कि किसान बिल दरअसल है क्या। किसान बिल के जरिए सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें किसानों की जो फसल होंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की फसल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी फसलों का जिक्र है, और जितनी फसलों का जिक्र है उसमें कोई फसल रह नहीं जाती है। किसानों से एग्रीमेंट करेंगी कंपनियां। वो कंपनियों में बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, छोटी कंपनियां भी हो सकती हैं, और प्राइवेट इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो उनसे किसानों से एग्रीमेंट करेंगी, और एग्रीमेंट में जो लिखा जाएगा वो बहुत ख़ास बात है। एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है किसान के साथ, वो कितने वक्त के लिए हो रहा है, एक फसल के लिए हो रहा है, या 1 साल के लिए हो रहा है, या मैक्सिमम पीरियड उसका 5 साल तक है, 5 साल के लिए हो रहा है, उसे 5 साल से ज़्यादा के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी बात इस किसान बिल के अंदर यह है कि जो भी कुछ किसान की फसल है, जो वो फसल बोने जा रहा है, मान लीजिए गेहूं की फसल है, गेहूं का जो रेट है जो सरकार ने आज दिया हुआ है, जिसको कहते हैं कि मिनिमम समर्थक मूल्य जो उनका होता है, कम से कम जो समर्थक मूल्य सरकार ने दिया है कि किसान का गेहूं 1600 से 1800 रुपये क्विंटल, यानी 16 रुपये से 18 रुपये किलो तक खरीदा जाएगा। ये किसान का लिए समर्थन मूल्य है कि किसान ने जो अपनी फसल उगाई, ताकि उसकी फसल के साथ में नुकसानात उसको ना हो जाएं, तो सरकार ने एक समर्थन मूल्य रखा कि इससे कम पे नहीं बिकेगा साहब आपका गेहूं। अब इस नए बिल के माध्यम से जो चीज़ लेके आई जा रही है, वो चीज़ ये लेके आई जा रही है कि जो एग्रीमेंट करेंगी कंपनियां, यानी जो खरीदार होगा उसका, वो किसान से एग्रीमेंट करेंगी, और वो एग्रीमेंट करेंगी उसमें एक मिनिमम प्राइस तय किया जाएगा। मिनिमम प्राइस, जैसे मैंने अभी गेहूं की मानने के लिए आपको मिसाल के लिए बताई कि गेहूं का प्राइस जो आज की डेट में है 16 से 18 रुपये किलो है, जो किसान को मिलता है। तो जो किसान से तय करेंगी कंपनियां, वो करेंगी मिनिमम। मिनिमम कितना होगा, यानी कि गेहूं जो सबसे कम रेट पे बिक सकता है, यानी कि जो सबसे खराब क्वालिटी का जो गेहूं है, उसकी कीमत कम से कम मार्केट में क्या होगी। अब मान लो अच्छी क्वालिटी का गेहूं तो 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है, तो जो खराब क्वालिटी है उसकी कीमत 8 से या 10 रुपये किलो हुई। तो जो किसान से एग्रीमेंट करेंगी कंपनियां, वो किस रेट पे करेंगी, मिनिमम पर, मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि जो घटिया क्वालिटी का अगर गेहूं है तो उस पर करेंगी वो। यानी कि 16 से 18 रुपये किलो पे आपका एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा है, आपका एग्रीमेंट होगा 8 रुपये या 10 रुपये किलो पर। अब ये जो बीच का गैप है 8 से 10 रुपये का या 16 से 18 रुपये का, ये 10-12 रुपये का जो गैप है, ये गैप किसान को कम मिलेगा। उसमें एक दूसरा प्रोविज़न होगा एग्रीमेंट के अंदर, ये कानून के अंदर लिखी हुई सारी बातें हैं कि आपका गेहूं अगर उत्तम क्वालिटी का है, आपके गेहूं का ग्रेड अगर अच्छा है, आपका गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको फिर उसका ऊंचा प्राइस मिलेगा। ऊंचा प्राइस कितना होगा, ऊंचा प्राइस तो जो उसका गवर्नमेंट का रेट है 16 से 18 रुपये किलो, उतना मिलेगा। यानी कि आपका गेहूं अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे ग्रेड का है, तो आपको उसका रेट मिलेगा 16 से 18 रुपये किलो, जो आज गवर्नमेंट दे रही है, चाहे किसी भी तरह का गेहूं है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने जो एग्रीमेंट किया वो बेकार क्वालिटी के गेहूं का किया, और जब गेहूं मार्केट में आया, जब गेहूं तैयार हो गया खेत के अंदर, तो फिर ये देखा जाएगा कि उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका ग्रेड क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। 3 अल्फाज लिखे हैं कानून के अंदर, क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड। इसलिए मैं इन तीनों का नाम ले रहा हूं, तीनों जो देखने में लगते हैं एक सी बात है। अब ये इसकी क्वालिटी और ग्रेड और स्टैंडर्ड को कौन तय करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस पर जरा सुनिए गौर से। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा इसको जरा शेयर करें प्लीज। पूरे देश का मामला है, सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे देश का मामला है। और किसान जो हमें रात दिन मेहनत करके हमारे पास में अन्न दे रहे हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। जो किसान लाखों लोग खेती ये अपनी खुदकशी करते हैं, ये उनका मामला है।
आपका एक शेयर शायद सरकार को नींद से जगाने का काम करे, आपका एक शेयर शायद सच लोगों तक पहुंचाने का काम करे। तो ये क्वालिटी यानी उत्तम क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? ये करेंगे वो लोग जिनको सरकार इस काम के लिए नियुक्त करेगी। यानी कि सरकार कुछ लोगों को इस काम के लिए नियुक्त करेगी कि आपका काम ये होगा, आप क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड देखिए। इस बात की उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो अब देखिए, किसान ने गेहूं पैदा किया या कोई भी और फसल पैदा की, उसकी क्वालिटी क्या है, ग्रेड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसको कौन लोग तय करेंगे? कुछ लोग, वो कुछ लोग जिनको सरकार तय करेगी। और ये बात एक ओपन फैक्ट है कि जिसके हाथ में आप सर्टिफिकेट देने की ताकत रख दो, उनसे फिर सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं। और सर्टिफिकेट कौन खरीदेगा उनसे? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो पैसा ज्यादा किसान के पास होगा या पैसा ज्यादा उन कंपनियों के पास होगा जो किसान का माल खरीद रही हैं? तो जो कंपनियां माल खरीद रही हैं उनके पास पैसा ज्यादा होगा, वो उन लोगों को खरीदने का काम करेंगी, यानी करप्शन का पूरी तरह बोलवाला होगा। अब सोचिए, कुछ लोगों के हाथ में आपने पावर दे दी कि वो तय करेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ग्रेड क्या है। तो वो लोग अपने जो सर्टिफिकेट देंगे, कुछ लोग ईमानदार होंगे जरूर, लेकिन जो अक्सरियत होगी, जो ज्यादा लोग होंगे वो बेईमान होंगे। वो पैसे लेकर के सर्टिफिकेट देंगे और पैसे उन्हें ज्यादा जो देगा वो उसके फेवर में सर्टिफिकेट देंगे। हम चूंकि वकील, हम देखते हैं कि किस तरह से सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, किस तरह से सर्टिफिकेट अवेलेबल कराए जाते हैं। तो यहां पर जिस आदमी ने गेहूं खरीदा, जिस कंपनी ने गेहूं खरीदा, चूंकि वो बहुत पैसे वाला है, अब क्योंकि यहां पर 10 रुपए या 12 रुपए का फर्क है रेट में, उसने सर्टिफिकेट देने वाले की जेब में 5 रुपए डाले कि आप इसे बेकार क्वालिटी का लिख दीजिए। उसने बेकार क्वालिटी का लिख दिया तो आपका गेहूं चाहे या आपकी फसल चाहे A1 क्वालिटी की है, वो बेकार क्वालिटी की मानी जाएगी। 5 रुपए उसकी जेब में चले गए सर्टिफिकेट वाले की, और 10 रुपए का फायदा या 8 रुपए का फायदा उस कंपनी को हो गया। एक ये बहुत बड़ी बात है। इसका दूसरा और एक और बहुत खतरनाक पहलू है, इसमें जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में एक मीडिएटर भी होगा, यानी बिचौलिया, जिसको एग्रीवेटर का नाम दिया गया है। उस एग्रीवेटर का क्या काम होगा वो एग्रीमेंट में ही लिखा जाएगा। वो एग्रीवेटर का काम होगा किसान की खेती के लिए खाद या जिन चीजों से खेती पैदा होती है, पैदावार होती है, पैदा होती है खेती के अंदर, उन चीजों में जो सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं, यूरिया हो गया, खाद हो गया और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो ला करके देगा। अब चूंकि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसका प्राइस ही वो तय करेगा, जो मीडिएटर है, जो बिचौलिया है। और उसने प्राइस तो लिया A1 क्वालिटी का, खाद लाके दिया बेकार क्वालिटी का। किसान के पास कोई इसमें बचाव का रास्ता नहीं है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो एग्रीमेंट में लिख गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत खराब बात है, गलत बात है कि वो माल तो आपसे पैसा तो लेगा A1 क्वालिटी का, लेकिन वो किस तरह की क्वालिटी का आपको लाके माल देगा और आपके पास में इसको रोकने का कोई भी जरिया नहीं है, कोई भी आपके पास में पावर नहीं है। तीसरी इसकी जो और सबसे खतरनाक बात है, जो मैंने कहा कि क्या ये किसान बिल सिर्फ किसानों के लिए है या इससे पूरे देश पे फर्क पड़ने वाला है। इस किसान के जो बिल बनाया गया, कानून बनाया गया, उसमें एक दफ़ा 11 है, एक दफ़ा 11 है। उसमें लिखा हुआ है कि इस किसान बिल की जब ये लागू हो जाएगा तो एक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है हमारा, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। और ये क्या है, जरा आप सोचिए इस बात को, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि पूरे देश का गल्ला या पूरे देश का अनाज या पूरे देश की खेती की जो भी पैदावार है, कुछ लोग इकट्ठा कर लिया करते थे। कुछ लोगों ने इकट्ठा कर ली और उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे, यानी उसके पास आपकी उन चीज़ों को वो ऊंचे दामों में बेचा करते थे। अभी भी आपने देखा होगा, प्याज कुछ लोगों ने भर ली और वो 5 रुपए किलो वाली प्याज 100 रुपए किलो तक बिकती है। टमाटर कुछ लोगों ने भर लिया, वो 5 रुपए किलो वाला टमाटर या 10 रुपए किलो वाला टमाटर 100 रुपए 200 रुपए किलो बिकता है। तो ये आज की डेट में तो गैर कानूनी है। सरकार उन पर छापे मारती है, जमाखोरों के ऊपर सरकार वहां से उनके माल पकड़ती है, जब्त करती है, तो उनके ऊपर एक अंकुश लगा हुआ है।
लेकिन इस कानून के जरिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को खत्म कर दिया। जब इसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई तो फिर कोई भी आदमी जो इन फसलों को खरीद रहा है या कंपनी, वो कितना भी माल जमा कर ले, अब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा माल जमा करेगी। अब सपोज कर लिया अंबानी या रिलायंस इसके अंदर उतर गया, या और दो चार बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर उतर गई, उन्होंने पूरे देश का गल्ला खरीद लिया। अब चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो लागू नहीं है। अब मैंने फिर मिसाल के लिए मैं गेहूं पर आ रहा हूं, गेहूं का रेट 16 से 18 रुपए किलो, लेकिन पूरे देश का गेहूं एक आदमी ने, दो आदमी ने, तीन आदमी ने खरीद लिया। वो तो नहीं बेच रहा 20 रुपए किलो में भी, वो तो नहीं बेच रहा 50 रुपए किलो में भी, वो तो नहीं बेच रहा 100 रुपए किलो में भी। फिर क्या होगा? क्या पूरा देश भूख से मरेगा? नहीं मरेगा। सिर्फ गेहूं नहीं, हर फसल के लिए 5-6 लोगों ने पूरे देश का गल्ला इकट्ठा कर लिया, और चूंकि जमाखोरी पर कोई कानून रहा नहीं, जमाखोरी अब बैन नहीं रहेगी, जमाखोरी कितनी भी कर लीजिए, तो जिसने ज्यादा जमाखोरी कर ली उसके पास ज्यादा है, तो मार्केट में जो रेट का निर्धारण होगा वो कैसे होगा? इस किसान बिल में तो कहीं नहीं लिखा है कि साहब जो आम लोगों को गेहूं मिलेगा या प्याज मिलेगी या जो भी चीज मिलेगी वो इस रेट पे मिलेगी। वो तो रेट अपना खुद निर्धारण करेंगे। तो अब सपोज कर लीजिए, जैसे आज प्याज कुछ जमाखोर जब इकट्ठा कर लेते हैं तो 10 रुपए किलो की प्याज को 100 रुपए किलो बेचते हैं, 200 रुपए किलो बेचते हैं। तो जब ये कानून बन जाएगा कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर कितना महंगा बिकेगा? जब ये महंगा बिकेगा तो हो सकता है 130 करोड़ या 135 करोड़ लोगों में से 99% लोग इस लायक भी ना बचें कि वो खाना खरीद लें। एक और इसके अंदर बहुत खतरनाक बात है, वो ये है कि अब जो एग्रीमेंट हुआ है किसान का और कंपनी का, वो एग्रीमेंट कभी भी खत्म किया जा सकता है। दोनों पार्टी अपनी आपस में रजामंदी के साथ या किसी विशेष कारण की वजह से उसे खत्म कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए किसी किसान का बहुत ज्यादा अच्छा पैसा माल पैदा हुआ, और वहां पर कंपनी ने कहा कि साहब हम आपके साथ एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं। मंडियां तो बंद हो गई, मंडी में तो किसान बेच नहीं सकता, उसके लिए एक यार्ड बनाया गया इस कानून के तहत, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बोली लगेगी, वहां तो आप माल बेच नहीं सकते। तो फिर यही लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे से एग्रीमेंट खत्म करके वो 10 रुपए किलो भी नहीं लेंगी। 10 रुपए किलो का जो उनका एग्रीमेंट बना था, या 8 रुपए किलो का जो एग्रीमेंट बना था मिनिमम सेलिंग प्राइस का, वो उससे भी कम रेट में आपका उस माल को लेंगी। तो किसान का जो माल 16 रुपए या 18 रुपए बिकना चाहिए था, वो 8 या 10 रुपए में उसका एग्रीमेंट हुआ, उसके लिए भी बाध्य नहीं होंगी ये कंपनियां, एग्रीमेंट खत्म होने का जब प्रोविजन है। और इसके अंदर 5वीं और खतरनाक बात सुन लीजिए, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो एग्रीमेंट होंगे, आपस में जो फिर लड़ाइयाँ होंगी या जो मुकदमे चलेंगे, उसके लिए कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाया जाएगा। उस कॉन्सिलेशन बोर्ड में कौन लोग बैठे होंगे और वो किसकी सुनेंगे? कॉन्सिलेशन बोर्ड में किसानों की सुनी जाएगी क्या? या जो बड़े बड़े धनपति बैठे होंगे जिन्होंने पूरे देश का गल्ला खरीद कर रख लिया, जमा कर लिया, उनके लोग बैठे होंगे। उसके बाद प्रोविजन है कि साहब 1 महीने के बाद वो एसडीएम के पास जा सकते हैं, फिर वो अपील में भी जा सकते हैं। अब किसान का फसल आई आज, उसके बाद में 30 दिन के अंदर इसी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होनी चाहिए, फिर अपील का टाइम है। हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कितने ज़माने बाद ऑर्डर जा करके होते हैं, फैसले जाके होते हैं, सबको पता है। तो किसान के पास में अगर वो मुकदमेबाजी में चला गया तो उसके पास, बेचारे के पास 8 रुपए भी नहीं मिले, 6 रुपए भी नहीं मिले। तो हमारी मोदी जी से दरख्वास्त है कि मोदी जी, आप जिद जो कर रहे हैं कानून के लिए, आप शायद किसानों का अच्छा करना चाहते होंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कानून बनाया है, जो आपके लोगों ने कानून बनाया है, जिस आपकी लीगल टीम ने कानून बनाया है, ये कानून ना सिर्फ देश के किसानों को मारने वाला है, बल्कि 130 करोड़ लोगों को भी ये मारने वाला कानून है। इस कानून पर चर्चा कीजिए, इस कानून के इन प्रोविजंस को बदलने का काम कीजिए, इस कानून के इन प्रोविजंस पर बहस करिए कि आखिर
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों खत्म किया गया है? अगर 5 आदमी पूरे देश का अनाज या पूरे देश का गल्ला उठा लेंगे, पूरे देश की फसल खरीद लेंगे, तो वो अपने आप से फिर प्राइस का निर्धारण करेंगे, कीमत का निर्धारण करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उन लोगों को खाना मिलना चाहिए। फिर ये आखिर क्यों इसकी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म की गई है? इसको निर्धारण कीजिए, बिचौलिया क्यों डाला गया है इसके अंदर? आप तो बिचौलिया सिस्टम खत्म कर रहे हैं ना, आप तो मंडी खत्म कर रहे हैं। आप मंडी खत्म करके और जो बहुत सारी चीजें वो खत्म कर रहे हैं, फिर आप एग्रीमेंट के अंदर ही बिचौलिया क्यों डाल रहे हैं? आप ये जो कह रहे हैं कि साहब ये माल की क्वालिटी क्या होगी, ग्रेड क्या होगा, ये कुछ लोग इसको तय करेंगे। क्यों करेंगे साहब वो तय? कोई साइंटिफिक उसका मेजर होना चाहिए ना। वो साइंटिफिक मेजर क्या है? CFSL आपने पूरे देश के अंदर बनाए हैं साइंटिफिक जांच के लिए, इसके लिए आपने क्यों नहीं बनाया कोई साइंटिफिक मेजर कि इसके लिए फलां साइंटिफिक एजेंसी होगी, बाकायदा उसका साइंटिफिक प्रोसीजर होगा कि क्वालिटी क्या है? आपने कुछ लोगों के हाथ में अख्तियार दे देंगे तो वो तो अपनी जेबें भरेंगे फिर। तो ये इतना इससे करप्शन होने की भी उम्मीद है। तमाम चीज़ें इससे, सारी चीज़ें हैं। मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि इस एक्ट को बदलने का काम करें। इस एक्ट की इन जो बिंदु हैं जो मैंने रखे हैं उन पर चर्चा करने का काम करें। और अगर नहीं करेंगे तो जनता सड़कों पर आ रही है। हालांकि उनके लीडर्स को भी शायद ये बातें नहीं पता है, किसानों तक ये बातें अभी तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन जिस दिन किसानों तक ये बात पहुंचेंगी तब क्या हाल होगा, और आम आदमी तक ये बात पहुंचेंगी और पहुंचेंगी जरूर। आज तो ये कह रहे हैं कि साहब एक बेकार सिस्टम था, खत्म कर दिया। हम उस चीज पर नहीं जा रहे हैं कि सिस्टम बेकार था, सिस्टम अच्छा था। हम आपकी नीयत में भी शक नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे होंगे शायद, लेकिन ये हो बहुत बुरा रहा है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखिए। और अगर आपकी नीयत बुरी है तो फिर पब्लिक आपको सबक सिखाने का काम करेगी अगले इलेक्शन में, चाहे उनका फिर मजहब कोई भी हो, क्योंकि मजहब की चाशनी ज्यादा दिन तक नहीं पिला सकते। तो हम आज इस लाइव के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन बिंदुओं पर बहस करें। हम भी बहस करने के लिए तैयार हैं। इस कानून के अंदर बदलाव करें, हम भी इस कानून के अंदर तमाम अपने इनपुट देने के लिए तैयार हैं। और मुफ्त में हम बिल्कुल इस सर्विस को देश हित में देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो सड़कों पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें जाएंगे, इस कानून के खिलाफ जाएंगे। हम लाइव के माध्यम से कह रहे हैं कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जाएंगे। ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना। ये हमारा अधिकार है कि हम इस बिल के अंदर जो कमियां हैं आवाम को बताएं, इस बिल के अंदर जो कमियां आपके संज्ञान में लेकर आएँ, इस बिल के अंदर जो कमियां हम किसानों को बताएं। हमने अपना वो फर्ज पूरा किया है, ये हमारी ड्यूटी ही बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी है। इसलिए आपसे आखिर में हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि इसको बदलने का काम करें। और हम आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप इन बिंदुओं पर ज़रा सोचें, इन बिंदुओं को उठाएं, और इन बिंदुओं में अगर मैं कोई भी बात गलत बात कह रहा हूं तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। जहां भी आप कहें, जिस फोरम पे भी आप कहें, उस फोरम पे बहस करने के लिए तैयार हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खटखटाएं, और सड़कों पे आंदोलन करने का भी आपका हक है, आप उसको भी अपने पीछे ना हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अस्सलाम वालेकुम।